हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिज इंटीरिया। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन के बारे में। अर्थ के एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन के बारे में हमारा आज का टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? We all know that Earth is a unique planet due to the presence of life. हम सब जानते हैं कि अर्थ एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है, बहुत ही अलग प्लैनेट है। और वो क्यों एक यूनिक और अलग प्लैनेट है? क्योंकि उसमें लाइफ का जो है प्रेजेंस होता है, क्योंकि इसमें हम सब लोग रहते हैं। तो इसीलिए इसको एक यूनिक प्लैनेट कहा गया है, सबसे अलग प्लैनेट कहा गया है। यूनिक मतलब सबसे अलग, सबसे हटके होता है, जैसा उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, उसे हम लोग यूनिक कहते हैं। और वो यूनिक इसीलिए होता है क्योंकि उसमें लाइफ का प्रेजेंस है। द एयर इज one among the necessary conditions for the existence of life on this planet. एयर जो है, हवा जो चलता है, वो एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है लाइफ का एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के होने के लिए। इस प्लैनेट पे, इस अर्थ प्लैनेट पे लाइफ का होने में एयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशंस है। The air is a mixture of several gases and it encompasses the earth from all sides. तो एयर जो है उसमें बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, अलग अलग गैसेस का एयर में मिक्सचर है, और वो अर्थ में हर साइड से मिलता है। तो एयर में हर तरह के अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है। द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफेयर। तो जो एयर का जो सराउंडिंग होता है ना, अर्थ पे एयर का जो सराउंडिंग होता है उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इस हम लोग जाने इसमें कि अर्थ एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है, और ये यूनिक इसीलिए होता है क्योंकि इसमें लाइफ का प्रेजेंस होता है। और जो एयर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही नेसेसरी कंडीशंस होता है इस प्लैनेट पे लाइफ का एग्जिस्टेंस के लिए। अर्थ प्लैनेट पे लाइफ का एग्जिस्टेंस के लिए एयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन होता है। और एयर जो है, एयर में तरह तरह के गैसेस का मिक्सचर होता है, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर पाया गया है, और वो अर्थ के हर साइड्स में इनकम्पास करती है। द एयर सराउंडिंग द अर्थ, द एयर सराउंडिंग जो अर्थ में, जब अर्थ को जब एयर हर तरफ से सराउंड कर लेती है, तो उसको हम लोग हर तरफ से घेर लेती है, तो उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो आप लोग को पता चला एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज द एयर सराउंडिंग द अर्थ। अभी हम लोग बताए कि एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है। वो है जब अर्थ को एयर हर तरफ से सराउंड कर लेती है, हर तरफ से घेर लेती है, तो उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट। तो एटमॉस्फेयर में हम लोग जाने कि अलग अलग तरह के गैसेस का मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारे गैसेस मिल के एटमॉस्फेयर बनता है। तो एटमॉस्फेयर में लाइफ गिविंग गैसेस होता है, जो कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम सब जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब लोगों के सर्वाइवल के लिए। विदाउट ऑक्सीजन हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन को लाइफ गिविंग गैसेस कहा गया है। और ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सेल करते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए लाइफ गिविंग गैसेस होता है। और हमारे लिए कौन सा लाइफ गिविंग गैसेस होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ गिविंग गैसेस होता है। तो इसमें हम लोग जाने कि एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ को चारों तरफ से सराउंड कर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है अर्थ को। और एटमॉस्फेयर पे अलग अलग तरह के गैसेस का मिक्सचर होता है, अलग अलग तरह के गैसेस का
मिलकर एटमॉस्फेयर बना है। और इसमें लाइफ गिविंग गैसेस ऑक्सीजन, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों मिलकर एटमॉस्फेयर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है it envelopes the it envelopes the earth all round and is held in place by the gravity of the earth. Next point है it helps in stopping the ultraviolet rays harmful to the life and maintains the suitable temperature necessary for life. It helps in stopping the ultraviolet rays harmful to the life. एटमॉस्फेयर जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, जो हम लोग की लाइफ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही डेंजरस है, उसको वो रोकती है, उसको स्टॉप करती है। और जो सूटेबल गैस जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस गैस को वो मेंटेन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सटेंड करता है अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर जितना वो एक्सटेंड करता है। हाउएवर 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। 99% जो टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर का जो टोटल मास है 99% वो अर्थ के सरफेस का 32 किलोमीटर हाइट को ऑक्यूपाई कर लेती है, कन्फाइंड कर लेती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से गैसेस का कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में हम लोगों का। तो इस टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट है The atmosphere is made up of different gases, water vapor and dust particle. तो एटमॉस्फेयर जो है वो तरह तरह के डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल से बनता है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो किस चीज़ से बनता है? तो एटमॉस्फेयर जो है वो तरह तरह के गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट का पार्टिकल से फॉर्म होती है। The composition of atmosphere is not static and it changes according to the time and place. तो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है उसमें जो गैसेस का मिक्सचर है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंगली वो चेंज होते रहता है। तो इस दो पॉइंट में हम लोग समझे कि एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल से मिला करके बना हुआ है, और इसका जो कंपोजिशन जो होता है वो हमेशा स्टैटिक नहीं होता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वो चेंज करते रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट है द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू मेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर and 99% of the atmosphere is made up of these two gases. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सबसे मेन गैस है, सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में, जो कि 99% ऑफ एटमॉस्फेयर ये दो गैसेस से मिलकर बना है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बनने के लिए सबसे जो दो मेन गैस है, दो इम्पॉर्टेंट गैस है, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और 99% हमारा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से ही बनता है। तो इस दो पॉइंट में हम लोग जाने कि एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सबसे मेन गैस है एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में, सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में, और एटमॉस्फेयर का 99% यही दो गैसेस से मिलकर बना है। अदर गैसेस लाइक आर्गन, carbon dioxide, neon, helium, hydrogen, etc. form the remaining part of the atmosphere. Other gases, दूसरा जो gases है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन,
हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, वो बचा हुआ पार्ट, जो बचा एटमॉस्फेयर का जो बचा हुआ पार्ट है उसको फॉर्म करने में मदद करता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज फाइंड अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है वो अर्थ के सरफेस से 90 किलोमीटर पे पाया जाता है, 90 किलोमीटर्स की दूरी पे वो पाया जाता है। तो इस दो पॉइंट में हम लोग जाने कि दूसरा जो गैसेस है अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइक नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये एटमॉस्फेयर का रिमेनिंग पार्ट, एटमॉस्फेयर का बचा हुआ पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ के सरफेस से 90 किलोमीटर्स पे पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पोर्शन ऑफ द गैसेस चेंजेस इन द हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट्स ऑफ 120 किलोमीटर। तो गैसेस का जो पोर्शन है वो चेंज करता है हायर लेयर पे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे। तो इसमें कह रहे इस पॉइंट में कह रहे हैं कि जो गैसेस का जो पोर्शन होता है वो जब हम लोग हाई पे जाते हैं, जब ऊपर की लेयर्स में जब हम लोग जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होने लगता है, ना के बराबर होने लगता है। जैसे कि 120 किलोमीटर्स के हाइट पे जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन ना के बराबर नेग्लिजिबल क्वांटिटी में पाया जाता है। नेग्लिजिबल क्वांटिटी मतलब ना के बराबर के क्वांटिटी में वहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेट्रोलॉजिकल अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन insolation but opaque to the outgoing terrestrial radiation. इनकमिंग सोलर रेडिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब सोलर रेडिएशन आता है, इनकमिंग मतलब जब सोलर रेडिएशन आता है तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहता है, बिल्कुल पानी की तरह, वो दिखाई नहीं देगा, इतना वो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन जब होता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, हम लोग को बहुत ही पतला होता है। और वही जब वो आउटगोइंग जो होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस में तब वो ओपेक होता है, तब वो ओपेक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किसे कहते हैं। तो द पोर्शन ऑफ द नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन दैट इज एमिटेड बाय नेचुरली occurring radioactive materials such as uranium, thorium and radon in earth. तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उस पोर्शन को कहते हैं जो कि बैकग्राउंड रेडिएशन को एमिटेड होने से नेचुरली एमिटेड होती है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडन, अर्थ। तो इस पॉइंट पे हम लोग जाने कि कार्बन डाइऑक्साइड मेट्रोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है और ये ट्रांसपेरेंट होती है जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है और ओपेक होती है जब आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑब्जर्व अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट्स बैक सम पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उसके कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करती है। कहाँ रिफ्लेक्ट करती है? तो अर्थ सरफेस की तरफ वो रिफ्लेक्ट करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक करती है, भेज देती है। कहाँ भेज देती है? तो वो अर्थ सरफेस की तरफ भेज देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए।
तो इस पॉइंट में हम लोग जाने कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करती है। कहाँ रिफ्लेक्ट करती है? तो अर्थ सरफेस की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, लार्जली रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस रिमेन्स कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर, the volume of the carbon dioxide has been rising in the past few decades, mainly because of the burning fossil fuels. When volume of other gases remains constant, जब दूसरे सारे गैसेस का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेयर पे, एक जैसा रहता है एटमॉस्फेयर पे, तब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है वो राइज करते जाता है, बढ़ता चला जाता है फ्रॉम पास्ट फ्यू डिकेड, कुछ बहुत सालों से वो बढ़ता ही चला जा रहा है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग हो रही है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। द राइजिंग वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम जो है वो लार्ज हो रहा है, वही मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का भी। तो इस पॉइंट पे हम लोग जाने कि जो जब बाकी सारे गैसेस का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है वो राइज करता चला जाता है। और ये राइज कर रहा है कुछ पास्ट फ्यू डिकेड से, बहुत सालों से ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो रहा है, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब राइज होता है तो यही मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का, यही मेन रीज़न होता है ग्लोबल वार्मिंग के क्रिएशन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओजोन गैस। Ozone is the another important component of the atmosphere, found mainly between 10 and 50 kilometer above the earth's surface. ओजोन गैस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के लिए, जो कि अर्थ सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर्स के पे पाया जाता है। ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और वो अर्थ सरफेस के ऊपर 10 से 50 किलोमीटर्स के बीच में पाया जाता है। It acts as a filter and absorbs the ultraviolet rays radiating from the sun and prevents them from reaching the surface of earth. ओजोन गैस जो है वो एक फिल्टर की तरह एक्ट करती है और अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है जो सन से मिलता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सन से रेडिएट होता है, सन से मिलता है, और वो प्रिवेंट करती है अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ तक पहुंचने के लिए, ताकि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ के सरफेस को तक ना पहुंच सके। तो ओजोन गैस इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस दो पॉइंट में हम लोग जाने कि ओजोन गैस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के लिए, और ये अर्थ के सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर पे पाया जाता है, और ये एक फिल्टर की तरह काम करती है जो कि अल्ट्रावायलेट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रेडिएट होने से एब्जॉर्ब कर लेती है और प्रिवेंट करती है, रोकती है उसको, ताकि वो अर्थ के सरफेस तक ना पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट है द अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लिटिल एंड इज लिमिटेड टू द ओजोन लेयर फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन गैस का जो अमाउंट है, ओजोन गैस का जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर पे बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम है, और वो लिमिटेड है ओजोन लेयर, और ये लिमिटेड भी है जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर पे फाउंड होता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर वेपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर वेपर। गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर वेपर। गैसेस, वाटर में जो गैसेस फॉर्म होता है और वो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, गैस के फॉर्म का जो वाटर होता है जो एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। यही वाटर वेपर ही सोर्स है सभी तरह के प्रेसिपिटेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। इट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर
टूवर्ड्स द पोल। तो वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता चला जाता है। तो वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता चला जाता है और ये इक्वेटर से भी डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते हुए कहाँ जाता है, टूवर्ड्स द पोल। Its maximum amount in the atmosphere could be up to 4%, which is found in the warm and wet region. वाटर वेपर का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर पे 4% है, जो कि वार्म और वेट रीजन्स में ही पाया जाता है। तो इस 2 पॉइंट में हम लोग जाने कि वाटर वेपर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है और ये डिक्रीज करता है इक्वेटर से भी पोल्स की तरफ ये डिक्रीज करता है इक्वेटर से। और वाटर वेपर का जो मैक्सिमम अमाउंट है एटमॉस्फेयर पे वो 4% जितना है, जो कि वेट और वार्म रीजन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर वेपर का। वाटर वेपर रीचेस इन द एटमॉस्फेयर थ्रू इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर पे रीच करती है इवापोरेशन के फॉर्म में और ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। इवापोरेशन टेक्स प्लेस इन द ओशियन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स। Evaporation takes place in the oceans, seas, rivers, ponds and lakes, while transpiration takes place from plants, trees and living beings. Evaporation जो है वो कहाँ से बनता है, वो ओशियंस, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक से बनता है। और ट्रांसपिरेशन जो है वो फॉर्म होता है प्लांट, ट्रीज और लिविंग बींग से। तो इस पॉइंट पे हम लोग को पता चला कि वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर को रीच करता है इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। और इवापोरेशन फॉर्म होती है, टेक प्लेस होती है ओशियन से, सीज से, रिवर से और पॉन्ड्स एंड लेक से। और ट्रांसपिरेशन जो है वो टेक्स प्लेस होती है प्लांट, ट्रीज और लिविंग बींग से। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर वेपर एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ्स रेडिएटेड हीट। It thus acts like a blanket, allowing the earth neither to become too cold nor too hot. वाटर वेपर जो है वो एब्जॉर्ब करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को, सन्स के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और उसको अर्थ तक पहुंचने से रोकता है। ये एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है, ये एक चादर की तरह एक्ट करता है, अलाउिंग द अर्थ को बचाता है, अर्थ को अलाउ करता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होने से और बहुत ज़्यादा ठंडा होने से, ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। वाटर वेपर जो है वो ऑल्सो कंट्रीब्यूट करती है इनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी में एयर के लिए। एयर में स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी को वाटर वेपर जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो इस 2 पॉइंट्स में हम लोग को पता चला कि वाटर वेपर जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है सन से और प्रिजर्व करती है अर्थ के सरफेस पे हीट को आने के लिए। और ये एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है, एक चादर की तरह एक्ट करती है, जो कि अर्थ के सरफेस को बहुत गर्म और बहुत ठंडा होने से बचाती है। वाटर वेपर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी और हवा के स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में भी वो वाटर वेपर कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है डस्ट पार्टिकल्स। Dust particles are generally found in the lower layers of the atmosphere. तो dust particle कहाँ पाया जाता है, वो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर्स में, नीचे के लेयर्स में जो है वो डार्क पार्टिकल्स पाया जाता है। These particles are found in the form of sand, smoke shoot, oceanic salt, ash pollen, etc. और ये जो पार्टिकल्स है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सैंड के फॉर्म में पाया जाता है, स्मोक सूट के फॉर्म में पाया जाता है, ओशियनिक सॉल्ट के रूप में भी पाया जाता है, ऐश, पॉलन एक्सेट्रा, ये सब के रूप में, ये सब के फॉर्म में ये डस्ट पार्टिकल्स पाया जाता है।
तो इस दो पॉइंट में हम लोग को पता चला कि जो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर्स में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर्स में इसको फाउंड किया जाता है, और ये जो पार्टिकल जो है ये फॉर्म होता है सैंड से, स्मोक शूट से, ओशनिक सॉल्ट से, एश से, पोलन से, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है हायर कंसंट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। डस्ट पार्टिकल का जो हाई कंसंट्रेशन है वो कहाँ पाया जाता है, वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ ड्राई विंड्स, वहाँ गर्म हवा चलती है जो कि इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स में नहीं चलती है। कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन्स में टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में गर्म हवा ज़्यादा चलती है, इसीलिए यहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा पाया जाता है। These dust particles help in condensation of water vapor. During the condensation, water vapor gets condensed in the form of droplets around these dust particles, and thus clouds are formed. ये जो डस्ट पार्टिकल है वो कंडेंसेशन, वाटर वेपर को कंडेंसेशन में फॉर्म होने में हेल्प करती है, और कंडेंसेशन के समय वाटर वेपर कंडेंस्ड हो जाती है किस फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इस डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड, और क्लाउड्स फॉर्म कर लेती है, और ऐसे ही क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस दो पॉइंट पे हम लोग को पता चला कि डस्ट पार्टिकल्स का जो हाई कंसंट्रेशन होता है, डस्ट पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा जो है वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा चलती है इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स के कंपैरिजन्स में के तुलना में। और डस्ट पार्टिकल्स जो है वो वाटर वेपर की कंडेंसेशंस में भी हेल्प करती है, जो कि कंडेंसेशंस के दौरान वाटर वेपर जो है वो कंडेंस्ड हो जाता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बन जाता है। वाटर वेपर जो है वो ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन फॉर्म कर लेती है इस डस्ट पार्टिकल के अराउंड, और इसी रीजन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स के बारे में। The atmosphere can be divided into 5 layers according to the diversity of temperature and density. तो एटमॉस्फेयर जो है उसको हम लोग 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, डाइवर्सिटी, टेम्परेचर के डाइवर्सिटी को देखते हुए और उसकी डेंसिटी को देखते हुए। और ये 5 लेयर्स है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एग्जोस्फियर। तो हम लोग एटमॉस्फेयर को इस 5 लेयर्स में डिवाइड किए हैं, और अब हम लोग ये पांचों लेयर को अलग अलग पढ़ेंगे कि ये पांचों लेयर है क्या और ये हम लोग को क्या बताती है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट लेयर है। The height of this layer is about 18 kilometer of the equator and 8 kilometer on the poles. तो ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो 18 किलोमीटर है इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर है पोल्स पे। ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो 18 किलोमीटर इक्वेटर पे होता है और 8 किलोमीटर पोल्स पे होता है। ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर को कंटेन करती है। ट्रोपोस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर रहता है। तो ट्रोपोस्फेयर के इस पॉइंट्स में हम लोग जाने कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट लेयर है, और ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो 18 किलोमीटर होता है इक्वेटर पे, और पोल्स पे जो है 8 किलोमीटर होता है। और ट्रोपोस्फेयर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर को कंटेन करती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ट्रोपोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के सबसे लोअर मोस्ट लेयर पे रहती है, सबसे नीचे लेयर पे रहती है। सबसे फर्स्ट लेयर है वो एटमॉस्फेयर का जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। तो फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर का सबसे फर्स्ट लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट है द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज
Heat is transported to great heights by strong convectional currents. कन्वेक्शन का मीनिंग हम लोग देख लेंगे. कन्वेक्शन, द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ गैस और अ लिक्विड. तो कन्वेक्शन का मतलब होता है कि जो हीट का फ्लो होता है गैस और लिक्विड से, उसको हम लोग कन्वेक्शंस कहते हैं. तो ट्रोपोस्फेयर का जो थिकनेस है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है ज़्यादा हाइट पे, ऊपर की हाइट पे ट्रांसपोर्ट होती है बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट. कन्वेक्शनल करंट वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत ही मजबूत रहता है, इसीलिए ये जो थिकनेस है वो ट्रोपोस्फेयर पे बहुत ही ग्रेटेस्ट रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है. This is the most important layer of the atmosphere because all kinds of weather changes take place only in this layer. तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि जितना जो वेदर है, तरह तरह का जो वेदर चेंज होता है वो सब इसी लेयर पे टेक प्लेस करता है, इसी लेयर पे होता है. तो इस 2 पॉइंट में हम लोग जाने कि जो ट्रोपोस्फेयर का जो थिकनेस है वो इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ जो हीट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो भेजा जाता है ऊपर के हाइट पे बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल विंड्स के थ्रू जो है वो भेजा जाता है. और ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि यहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ वेदर चेंजेस होता है, तरह तरह का वेदर चेंजेस जो होता है वो इसी लेयर पे होता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द एयर नेवर रिमेन स्टैटिक इन दिस लेयर, देयरफॉर दिस लेयर इज चेंजिंग स्फीयर और ट्रोपोस्फेयर. यहाँ का जो एयर है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, यहाँ का जो एयर है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए इस लेयर को हम लोग चेंजिंग स्फीयर भी कहते हैं और ट्रोपोस्फेयर तो कहते ही हैं. The zone separating troposphere from the stratosphere is known as tropopause. इसका जो जोन है जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, अलग करती है, उसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं. जोन जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो डिवाइड होता है, जिससे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का डिवीजन होता है, उसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं. तो ये तो इस 2 पॉइंट्स में हम लोग जाने कि ट्रोपोस्फेयर पे जो एयर है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा चेंज करता रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है. तो इसीलिए इसका नाम चेंजिंग स्फीयर भी रखा गया है, और ट्रोपोस्फेयर. और ये जो जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो डिवाइड करती है, जो सेपरेट करती है, उसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं. दीज आर कॉल्ड ट्रोपोपॉज. जो जोन जो डिवाइड करती है, उस जोन को हम लोग, जो सेपरेट करती है जोन, जो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर को, उसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं. The environmental temperature decreases with the increasing height of the atmosphere. जो टेम्परेचर है ट्रोपोस्फेयर का वो जो है वो डिक्रीज करती है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करता है एटमॉस्फेयर पे, वैसे वैसे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता जाता है. इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ द हाइट. ये जो है वो किस स्पीड से डिक्रीज करती है, किस रेट पे डिक्रीज करती है? तो इसका जो डिक्रीज होने का जो रेट है वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है हर 165 मीटर के हाइट पे. और दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स हाइट, और इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं. तो ये जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है ट्रोपोस्फेयर के हाइट पे. जब हम लोग जाएंगे तो एटमॉस्फेयर के हाइट पे जब हम लोग जाते हैं, इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे उसका हाइट बढ़ता जाता है तो उस वैसे टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता जाता है. और इसका जो डिक्रीज होने का जो रेट है वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ द हाइट पे. हर 165 मीटर हाइट पे वो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करता जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं. द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल्स.
The temperature here is nearly constant and hence it is called tropopause. तो एयर टेम्परेचर जो है ट्रोपोपॉज का वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है इक्वेटर के ऊपर और 45 डिग्री सेल्सियस होता है पोल्स के ऊपर, ओवर द पोल्स होता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, क्योंकि और हेंस इट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। तो इस दो पॉइंट पे हम लोग जाने कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग हाइट्स के साथ एटमॉस्फेयर पे, और ये जो इसका जो डिक्रीज होने का जो रेट है वो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है हर 165 मीटर हाइट पे, और इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट्स कहते हैं। और जो एयर टेम्परेचर जो है ट्रोपोपॉज का वो 80 डिग्री सेल्सियस रहता है इक्वेटर के ऊपर और 45 डिग्री सेल्सियस होता है पोल्स के ऊपर। और ये जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है, यहाँ का टेम्परेचर जो है एक जैसा होता है, और इसीलिए इसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर रहता है। ये सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 50 किलोमीटर हाइट तक एक्सटेंड करता है। Its upper limit of the stratosphere is known as stratopause. स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर लिमिट है उसको हम लोग स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। The relative thickness of the ozone layer is measured in Dobson units. तो Dobson unit हम लोग किसको कहते हैं? One Dobson unit is the number of molecules of ozone that would be required to create a layer of pure ozone 0.01 millimeters thick at the temperature of 0 degree Celsius and at a pressure of 1 atmosphere. 1 डॉप्सन यूनिट जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ओजोन का, जो कि रिक्वायर होता है लेयर्स का क्रिएशन के लिए। प्योर ओजोन लेयर जो कि 0.01 मिलीलीटर्स मोटा होता है टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर का और 1 एटमॉस्फेयर का। तो इस पॉइंट में हम लोग जाने कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर रहता है। ये सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। ये एक्सटेंड करता है 50 किलोमीटर्स तक के हाइट पे, और इसका जो अपर लिमिट है, स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर लिमिट है उसको हम लोग स्ट्रेटोपॉज भी कहते हैं, और इसका जो रिलेटिव थिकनेस होता है ओजोन लेयर का उसको हम लोग डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। इसको हम लोग डॉप्सन यूनिट में मेजर कर सकते हैं। The temperature remains always the same in the lower part of this layer up to the height of 20 किलोमीटर। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है हमेशा सेम रहता है स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट पे यहाँ का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। कितने हाइट तक? 20 किलोमीटर के हाइट तक। आफ्टर दिस द टेम्परेचर इंक्रीजेज स्लोली विद द इंक्रीज इन हाइट। इसके बाद जो टेम्परेचर है धीरे धीरे इंक्रीज करता है, जैसे कि हाइट इंक्रीज करता है वैसे ही धीरे धीरे फिर टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस इन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर। यहाँ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस का प्रेजेंस होता है। यहाँ पे ओजोन गैस होता है अपर पार्ट, स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पार्ट के लेयर में ओजोन गैस पाया जाता है, इसीलिए इसका टेम्परेचर अपर के पार्ट में इंक्रीज होता जाता है। इट कंटेन्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन रिलेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरे एटमॉस्फेयर में दूसरे लेयर्स में एटमॉस्फेयर के दूसरे लेयर्स के बजाय स्ट्रेटोस्फेयर पे बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है ओजोन लेयर का। ओजोन गैस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटोस्फेयर पे पाया जाता है। तो इस दो
पॉइंट से हम लोग जाने कि यहाँ का टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में जो रहता है हमेशा सेम रहता है अप टू 20 किलोमीटर के हाइट तक, और इसके बाद जो है जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, और ये टेम्परेचर जो है इसके अपर पार्ट ऑफ लेयर में हमेशा बढ़ता जाता है क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस का प्रेजेंस होता है, और सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ओजोन गैस का स्ट्रेटोस्फेयर पे ही रहता है, बाकी सारे पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर के बदले अलग एटमॉस्फेयर के दूसरे पार्ट्स के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर पे दूसरे लेयर्स के दूसरा जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर का उस पर ओजोन का गैस का इतना कंसंट्रेशन नहीं होता है जितना स्ट्रेटोस्फेयर का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेदर रिलेटेड इंसिडेंट्स डू नॉट टेक प्लेस इन दिस लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर पे वेदर रिलेटेड वेदर का कोई भी इंसिडेंस नहीं होता है, मौसम का कोई भी इंसिडेंस यहाँ पे इस लेयर पे नहीं होता है। द एयर ब्लोज हॉरिजॉन्टली एयर, यहाँ का जो एयर रहता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टली चलते रहता है। देयरफॉर दिस लेयर इज कंसिडर्ड आइडल फॉर फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट। इसी लेयर पे प्लेन चलता है, एरोप्लेन जो है यही लेयर आइडियल माना गया है, सबसे बेस्ट माना गया है एरोप्लेन्स के आने जाने के लिए। One of the most important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. इसका जो मेन important feature है stratosphere का वो ये है कि यहाँ पे ओजोन गैस रहता है, यहाँ पे ओजोन गैस का एक लेयर है। तो इस दो पॉइंट्स में हम लोग को पता चला कि इस लेयर पे वेदर रिलेटेड इंसिडेंट्स नहीं होता है, और यहाँ का जो एयर होता है वो हमेशा हॉरिजेंटली ब्लो करता है क्योंकि इस लेयर पे इसीलिए ये लेयर जो है सबसे बेस्ट माना गया है, बहुत ही आइडियल माना गया है। किस लिए? एरोप्लेन के उड़ान के लिए या हेलीकॉप्टर के उड़ान के लिए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटोस्फेयर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये ओजोन गैस का लेयर कंटेन करता है, यहाँ पे ओजोन गैस का लेयर पाया जाता है। It is mainly found in the lower portion of the stratosphere from approximately 20 to 30 kilometers above the Earth's surface. तो ये जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पोर्शन लोअर लेयर में पाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर। इट इज़ द रीजन्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर दैट ऑब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये वो रीजन्स है स्ट्रेटोस्फेयर का जो अल्ट्रावायलेट सन्स का हार्मफुल रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है। तो इस वो पॉइंट पर हम लोग को पता चला कि जो स्ट्रेटोस्फेयर का है ये स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर पोर्शंस में पाया जाता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर होता है। और ये जो रीजन्स है स्ट्रेटोस्फेयर का वो सन्स का बहुत ही हार्मफुल रेज बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोस्फेयर। इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ दिस एटमॉस्फेयर स्प्रेडिंग ओवर द स्ट्रेटोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर जो है वो ये एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाया जाता है। मेसोस्फेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। ये एटमॉस्फेयर के 80 किलोमीटर्स के हाइट तक एक्सटेंड करता है। मीटियोर्स और फॉलिंग स्टार्स अकर इन दिस लेयर। टूटता तारा जो है वो इसी लेयर पे अकर होता है, इसी लेयर पे दिखता है। फॉलिंग स्टार्स जो है वो इसी लेयर पे दिखता है। द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फेयर इज नोन एज मेसोपॉज। मेसोस्फेयर का जो अपर लिमिट है उसको मेसोपॉज भी कहा जाता है, उसको हम लोग मेसोपॉज भी कहते हैं। इन दिस लेयर द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड्स एंड रीचेज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इस लेयर पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करने लगता है जैसे ही हम लोग का एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, और जब ये रीच करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे 80 किलोमीटर्स के हाइट पे। 80 किलोमीटर्स के हाइट पे जब हम लोग जाते हैं तो इसका जो अल्टीट्यूड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रीच करता है, तब ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है जैसे कि अल्टीट्यूड इंक्रीज़ करता है।
तो इस मीसोस्फेयर के बारे में हम लोग इस पॉइंट्स में हम लोग जाने कि मीसोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है और ये 80 किलोमीटर्स के हाइट तक एक्सटेंड करता है। मीटियर्स और जो फॉलिंग स्टार है वो मीसोस्फेयर लेयर पे ही होता है। ये फॉलिंग स्टार और मीटियर्स जो है वो मीसोस्फेयर इसी लेयर पे होता है और मीसोस्फेयर का जो अपर लिमिट है उसको हम लोग मीसोपॉज भी कहते हैं। और इस लेयर पे जब टेम्परेचर जो है डिक्रीज करने लगता है जैसे ही एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है और जब वो रीच करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और 80 किलोमीटर्स के हाइट पे, जैसे ही 80 किलोमीटर्स के हाइट पे हम लोग पहुँचते जैसे ही 80 किलोमीटर्स के हाइट पे पहुँचते हैं वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो एल्टीट्यूड है वो इंक्रीज करने लगता है जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोस्फेयर। दिस लेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मेनोपॉज। तो थर्मोस्फियर जो है वो फोर्थ लेयर है एटमॉस्फेयर का और ये जो है ये मिसोस्फेयर के ऊपर रहता है और इसको मिसोस्फेयर के ही ऊपर रहता है थर्मोस्फेयर। और ये लेयर जो है 80 से 400 किलोमीटर्स के बीच में लोकेट करता है, बीच में रहता है। दिस लेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मीसोपॉज। ये लेयर जो है वो 80 से 400 किलोमीटर्स के बीच में लोकेट करता है। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस एंड हेंस इट इज नोन एज आइसोस्फीयर। तो ये जो है थर्मोस्फियर जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं इसमें जिसको हम लोग आयंस कहते हैं और इसी वजह से ये जो है आयनोस्फेयर कहा जाता है। एंड फॉर दिस रीजन ओनली इट इज कॉल्ड आयनोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर के इस पॉइंट्स में हम लोग जाने कि ये जो है ये मिसोस्फेयर के ऊपर होता है और ये 80 to 400 किलोमीटर्स के बीच में रहता है। और ये जो है थर्मोस्फेयर जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को जो है वो कंटेन करता है जिसको हम लोग आयंस कहते हैं और इसी वजह से इसको हम लोग आयनोस्फेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोस्फेयर का जो है रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर एंड ड्यू टू दिस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज़ बिकम पॉसिबल। रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिट होता है, रेडियो वेव्स जो आता है अर्थ सरफेस पे, तो ये जो थर्मोस्फेयर है वो इसको रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ पे एंड इसी वजह से रेडियो का जो ब्रॉडकास्टिंग है वो पॉसिबल हो पाया है। सो इस वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर हो जाता है। तो रेडियो वेव्स का जो ट्रांसमिशन जो होता है तो ये रिफ्लेक्ट बैक करती है अर्थ की तरफ और इसी रीज़न से रेडियो का जो ब्रॉडकास्टिंग है वो पॉसिबल हो पाया है। द टेम्परेचर हियर स्टार्ट इंक्रीजिंग विथ हाइट। तो इस लेयर पे जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ जो है इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस दो पॉइंट्स में हम लोग जाने कि रेडियो वेव जो है वो ट्रांसमिशन जो होता है रेडियो वेव्स का अर्थ से वो इस लेयर पे ही होता है क्योंकि ये लेयर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशंस और इसी वजह से रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग जो है वो पॉसिबल हो पाया है जिस वजह से आज हम लोग रेडियो सुन सकते हैं। और द टेम्परेचर, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाइट्स पे जाने के बाद इंक्रीज करने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जॉस्फेयर। ये जो है ये सबसे लास्ट लेयर, सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे फर्स्ट लेयर है, सबसे फिफ्थ। ये एग्जॉस्फेयर जो है ये फिफ्थ लेयर है एटमॉस्फेयर के लेयर्स का और ये जो है ये सबसे ऊपर रहता है। तो एग्जॉस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे कि हम लोग जाने अभी कि एग्जॉस्फेयर जो है वो अपर मोस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। ये फिफ्थ लेयर है एटमॉस्फेयर का, इसीलिए इसको अपर मोस्ट लेयर कहा गया है। So exosphere is the uppermost layer of the atmosphere. Gases are very sparse in this sphere due to the lack of gravitational force. Therefore, density of air is very less. यहाँ का जो gases है वो बहुत ही sparse रहता है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कमी है। ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी के वजह से यहाँ का जो गैसेस है वो बहुत ही स्पार्स होता है, और यहाँ का जो एयर डेंसिटी है वो भी बहुत कम रहता है। एग्जॉस्फेयर पे जो एयर डेंसिटी है वो बहुत ही कम होता है। तो इस जो पॉइंट में एग्जॉस्फेयर के बारे में हम लोग जाने कि ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, सबसे ऊपर का लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, और ये फिफ्थ लेयर भी होता है एटमॉस्फेयर का। क्योंकि फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर है थर्ड लेयर है हमारा मिसोस्फियर, फोर्थ लेयर है थर्मोस्फियर, एंड फिफ्थ लेयर है एग्जॉस्फियर। तो यहाँ का जो गैसेस है वो बहुत ही स्पार्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी होती है, और इसी वजह से यहाँ का जो गैसेस है वो बहुत ही स्पार्स होता है, और यहाँ का जो डेंसिटी होता है वो भी बहुत ही कम होता है। डेंसिटी का जो एयर होता है एग्जॉस्फेयर पे वो बहुत ही कम होता है। तो थैंक यू। आज हम लोग जाने, इस वीडियो में हम लोग जाने कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ के बारे में जाने, अर्थ के स्ट्रक्चर के लेयर्स के बारे में जाने, और एटमॉस्फेयर क्या है वो हम लोग जाने, उसके डस्ट पार्टिकल्स, उसके अलग अलग गैसेस के बारे में हम लोग जाने, जैसे कि ओजोन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जाने, और हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जाने, एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स के बारे में हम लोग जाने। थैंक यू।